तो सबसे पहले जनरल पीडियाट्रिक्स की ग्रोथ में हम बात करें तो नॉर्मल की ग्रोथ हम बात करें जो नॉर्मल है वो बच्चों में कैसा है, तो उसमें ग्रोथ फेजेस होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास प्रीनेटल है, पेरीनेटल है, पोस्टनेटल है। ग्रोथ फेज में हमारे पास प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल मतलब बर्थ के पहले। तो बर्थ के पहले वाले कौन कौन से फेज़ हैं हमारे पास है इसमें? जैसे ओवम हो गया, है ना। ओवम जो है मतलब 0 से 2 वीक बोल दो या फिर 0 से 14 दिन तक ऑफ द डे ऑफ द जेस्टेशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीनेट ओवम बोलते हैं। इम्ब्रियो कौन सा होता है? जो 2 वीक से 8 वीक या फिर 14 दिन से 8 वीक हो गया। और फीटस जो हो गया वो 9 वीक से लेके 9 महीने या बर्थ तक बोल देते हैं। पेरीनेटल क्या होता है? पेरीनेटल ना ही प्रीनेटल में है, ना ही प्रीनेटल है, ना ही पोस्टनेटल है, दोनों का मिक्सचर है, ओवरलैपिंग पीरियड है। तो क्या है? 22 वीक ऑफ द जेस्टेशन से लेके 7 डे पोस्ट बर्थ मतलब पोस्ट डिलीवरी जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरीनेटल। अब पोस्टनेटल में क्या है? न्यू बॉर्न है। पोस्टनेटल फर्दर क्लासिफिकेशन है न्यू बॉर्न, इन्फेंसी, टॉडलर, प्री स्कूल, स्कूल और एडोलेसेंट। तो हमारे पास न्यू बॉर्न जो होता है, न्यू बॉर्न हमारे पास अर्ली न्यू बॉर्न है, लेट न्यू बॉर्न। तो हम न्यू बॉर्न अगर नॉर्मली किसी को बोल रहे हैं तो वो पहला फर्स्ट 28 डे 28 डे होता है। और अगर हम बात करें 0 से लेकर 7 डे जो होता है उसको हम बोलते हैं अर्ली न्यू बॉर्न। और हमारे पास जो होता है 8 से लेकर 28 डे जो होता है आफ्टर बर्थ वाला उसको हम बोलते हैं लेट न्यू बॉर्न। इन्फेंसी क्या होगा? 1 से लेकर 3 साल तक बात होती है। और टॉडलर हम किसको बोलते हैं? टॉडलर हम बोलते हैं इन्फेंसी जो होता है इन्फेंसी जो होता है टिल 1 ईयर होता है। टॉडलर जो होता है वो होता है 1 से लेकर 3 साल तक के लिए। तो न्यू बॉर्न हमारे पास हो गया पहला 28 दिन, इन्फेंसी पहला 1 साल, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया? टॉडलर हो गया 1 से 3 साल तक। अब बात करते हैं प्री स्कूल किसको बोलते हैं? प्री स्कूल जो होते हैं बच्चों को 3 से 6 साल वाले हैं। स्कूल जो होते हैं 6 से 12 साल वालों का है। और एडोलेसेंट में हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है अर्ली, मिड और लेट। अर्ली में हमारे पास क्या है? 10, 11, 12। देखो एडोलेसेंट का जो पीरियड है वो है 10 से लेकर 19 साल, 10 से लेकर 19 साल तक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है अर्ली, मिड और हमारे पास लेट है। अर्ली, मिड और लेट है। तो अर्ली में हमारे पास क्या है? 10 से लेकर 13 साल, मतलब 10, 11, 12, 13। बाकी मिड में 14, 15, 16। और हमारे पास लेट में हमारे पास क्या है? 17, 18, 19, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रोथ का पैटर्न। ये हमने देख लिया, ग्रोथ फेज देख लिया। अब बात करते हैं ग्रोथ के पैटर्न का। ग्रोथ पैटर्न जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं पैटर्न। जो अगर हम देखेंगे तो उसमें उसको नाम दिया गया है स्कैमन ग्रोथ कर्व। तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ कर्व्स दी गए हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं जो ए वाला है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास 2 ईयर ऑफ द एज जो होता है, ये मान लीजिए ये 2 ईयर है ना, 2 ईयर है। तो हमारे पास जो होता है मोस्टली जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 2 साल तक हो जाता है मैक्सिमम। तो हमारे पास ये जो होता है वो ब्रेन ग्रोथ का होता है मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास जैसे हमने देखा ये बर्थ से बढ़ता बढ़ता ये ग्रीन वाला जो है ये यहाँ पे क्या हुआ? 10 साल पे बढ़ा फिर कम हो गया। तो 10 साल पे सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या हो सकता है? लिम्फॉइड हो सकता है। जैसे हमारे पास ये देखो इसमें लिखा है ग्रीन वाला ये कि लिम्फॉइड ग्रोथ जो होता है जैसे टॉन्सिल जो हो गया मोर देन 100% एडल्ट साइड, मतलब एडल्ट साइड से अप्रॉक्सीमेटली 100% ज़्यादा होता है। जैसे मान लो किसी एडल्ट में मान लो एक साइज हो गई है ना, समथिंग साइज हो गया या फिर समथिंग साइज हो गई, तो उस साइज़ का जो है डबल हो जाता है, डबल रहता है 10 साल में, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ग्राफ नंबर 3 जो है हमारे पास, इसमें हमने देखा बर्थ के 2 साल पे बढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेटली स्टेट का, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ा, फिर एडल्ट में बढ़ा। तो ये हमारे पास सोमेटिक ग्रोथ बताता है, ठीक है। सोमेटिक ग्रोथ जैसे हमारे पास ग्रोथ स्पर्ट आ रहे हैं, ठीक है, 12 साल के बाद, तो वो भी हमारे पास दिखा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 12 साल के बाद, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पेवर्टी तभी आती है। अब हमारे पास क्या होता है? डी वाला हमने देखा कि 12 के बाद से ये इनिशिएट हुआ, जो रेड कलर का है। तो ये हमारे पास क्या है? गोनाडल ग्रोथ। अब बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्री का। एंथ्रोपोमेट्री में ये होता है कि हमारे पास जो वेट होता है, बेबी जो जन्म लेगा उसका वेट जो होता है, एवरेज बर्थ वेट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.9 kg होता है। अगर हमारे पास 2.5 kg से कम बच्चा का बर्थ है, वेट है, तो हम उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेट। अब हमारे पास ये भी है, तो अब हम देखते हैं कि वेट लॉस आफ्टर बर्थ कितना होता है। वेट लॉस आफ्टर बर्थ जो होता है हमारे पास, ऐसा होता है क्यों है? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ECF। जो हमारे पास एक्स्ट्रा ECF है, एक्सेस जो ECF है उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? वेट लॉस हो रहा है। अगर टर्म बेबी है तो उसमें क्या होता है? जो उसका वेट है उसको लॉस हो जाता है पहली वीक में कितना? 10%। लेकिन प्री टर्म है, प्री से 15% हो गया। और जब 15% लॉस भी हो रहा है तो इसको रीगेन करने के टाइम लगेगा 15 दिन, और इसको 10 दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेट गेन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। जो पहला 3 मंथ है बेबी का वेट जो होता है
पहले कैसे, जैसे मान लो बच्चा पैदा हुआ है ना 2.9 kg या कुछ भी हुआ, मान लो 3 kg ही हुआ, तो हमारे पास जो पहले 3 महीने उसका पैटर्न कैसा रहेगा, वो हर दिन उसका ग्रोथ होगा, हर दिन उसकी वेट बढ़ेगी। पहले 3 महीने तक उसका 30 ग्राम हर दिन बढ़ रहा है। अगर बात करें तो 1 महीने में 30 दिन हो रहा है, तो 30 गुणे अगर 30 करोगे तो ठीक है, एक दिन में जो 1 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 900 ग्राम बढ़ रहा है ना। 3 महीने में अप्रॉक्सीमेट 2700, मतलब क्या हो गया कि 3 महीने में अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया, और जितना उसका वेट है अप्रॉक्सीमेटली उससे मतलब डबल से थोड़ा बहुत कम हो गया है ना, लेकिन डबल नहीं हुआ है। और अब क्या हुआ, जैसे हमारे पास चौथे महीने से लेके हमारे पास 1 साल तक क्या होगा, अब मंथली होता, यहाँ पे डे था, यहाँ पे मंथली हो रहा है 400 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे 400 ग्राम पर मंथ बढ़ रहा है। और 1 से लेकर 7 साल तक क्या होगा, 2 kg पर ईयर। उसके बाद मोर देन जैसे ही 7 ईयर होगा तो 3 kg पर ईयर होगा। अब क्या है कि हमारे पास पैटर्न हमने देख लिया था कि पहले 3 महीने में क्या होता है, और 30 ग्राम पर डे बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से 1 महीने में अप्रॉक्सीमेटली अगर 30 डेज़ का है, जो मोस्ट ऑफ द डेज होती मतलब मंथ होती हैं, तो 900 ग्राम बढ़ रहा है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो हमारे पास डबल वेट हो रहा है कितना, 5 से 6 महीने में, ट्रिपल हो रहा है 1 साल में, क्वाड्रिपल हो रहा है 2 साल में, ठीक है। यही हमारे पास पैटर्न है। अब बात करते हैं हाइट या लेंथ। लेंथ तब बोलते हैं जब बच्चा 2 साल से कम है, ठीक है। अगर मतलब वो लेटा है तो उसको लेंथ बोलते हैं, अगर खड़ा हो मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में तो उसको हम हाइट बोलते हैं, एज सिंपल एज इट, ठीक है। अब आर्म स्पैन की अगर हम बात करें, हाइट जो होता है इक्विवेलेंट होता है ओल्डर चिल्ड्रन, ये ठीक है, ओल्डर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे हम बात करें, जैसे बर्थ होता है बच्चे का, तो आर्म स्पैन छोटा होता है रेदर देन हाइट, मतलब जो लेंथ, उसका हाइट नहीं बोलेंगे, उस समय लेंथ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुपाइन पोजीशन में है, ठीक है, वो मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्म स्पैन जो होता है वो बच्चे से आर्म स्पैन लेंथ के बराबर कब हो जाता है, वो हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 11 साल में। अब आर्म स्पैन जो होता है बढ़ने लगता है 11 साल के बाद से, ठीक है। तो हम कैसे आर्म स्पैन कैसे मेजर करते हैं, जो टिप ऑफ जो होता है, टिप ऑफ फिंगर फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। अब टिप ऑफ द फिंगर इसमें कौन सा देख रहे हैं, इसमें हम जो हमें मिडिल फिंगर है उसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंथ उसी की होती है। अब हमारे पास देख रहे हैं इंक्रीज इन हाइट, तो हमारे पास जो हाइट का जो पैटर्न है वो हम देखेंगे। जैसे बर्थ पे क्या होता है, बर्थ पे जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर हाइट होती है। हेड का साइड अलग होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 34 सेंटीमीटर एवरेज, वो अलग चीज़ है हमारे पास। लेकिन बर्थ पे जो इनकी हाइट होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 साल में, जैसे 1 साल में इनका कितना होगा, एट 1 ईयर कितना होगा इनका, 75 होगा। तो कैसे बढ़ा, अप्रॉक्स 1 साल में इनका जो 50 है उसका आधा 25 सेंटीमीटर बढ़ा, ठीक है, ये हुआ। अब जैसे हमारे पास क्या हुआ, हमने देखा 75 है, तो हमने देखा 25, ये यहाँ पे 25 बढ़ा था, अब ये 25 का आधा, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ा 2 साल में। अब हमारे पास 2 साल से बाद और प्यूबर्टी तक, तो अगर इसका आधा करोगे अप्रॉक्सीमेटली 6.25 आएगा, तो पर आप मान लो 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर। तो प्यूबर्टी तक 6 सेंटीमीटर बढ़ता है। और ग्रोथ स्क्वायर जो होता है वो बॉयज़ में होता है 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि अगर हम बात करें कि फीमेल्स में जो होता है वो 16 से लेके 26 या फिर 18 से लेके 28, ऐसे याद कर लो, 18 से लेके 28 सेंटीमीटर। एडल्ट जो होता है 160 से 170 सेंटीमीटर होता है। तो जो हाइट होती है वो डबल कब होती है, डबल होती है अप्रॉक्सीमेटली 4 साल में, और ट्रिपल होती है अप्रॉक्सीमेटली 12 साल में, ठीक है। अब बात करते हैं हम सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो होता है वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, कि न्यूट्रिशन का असेसमेंट स्टेटस क्या है बच्चे में, वो देखेंगे। और इसका एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 से लेके 5 साल, ना उसके कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। 1 से 5 साल तक के बच्चों को ही देखने पड़ेगा। तो एक इसका जो डाटा है वो ऐसे याद कर ले, 11.5 से 12.5, मतलब 11.5 to 12.5। अब अगर उससे कम हुआ 11.5 से, तो हमारे पास सीवियर माल न्यूट्रिशन। 11.5 से 12.5 अगर सेंटीमीटर है तो उसको हम बोलते हैं माइल न्यूट्रिशन। लेकिन अगर 12.5 ज़्यादा है तो उसको हम नॉर्मल बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस, जो हमने हाइट के टाइम पे बता दिया था कि हाइट जो होता है बर्थ पे जो होता है 50 सेंटीमीटर होता है, बट हेड जो होता है बर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली 33 से 35, एवरेज अगर बात करें तो 34 सेंटीमीटर। पहला 3 मंथ कैसे बढ़ता है, पहला 3 मंथ क्या होता है 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है। शुरुआत में जल्दी ग्रोथ होती है, क्योंकि हमने देखा कि मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है हेड का साइज का वो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल तक हो जाता है, ठीक है। तो है ना, तो एट बर्थ जो होता है हमारे पास क्या होता है, एट बर्थ जो होता है 33 से 34 और 33 से 35, या फिर हम बोल रहे 34 सेंटीमीटर। पहले 3 महीने 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ रहा है। उसके बाद 3 से 6 महीने उसका आधा हो गया, 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ रहा है,
ठीक है। उसके बाद 6 महीने से लेकर 1 साल हमारे पास क्या बढ़ रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इन सबको जोड़ के होगा 46 सेंटीमीटर हो गया। अब बात करते हैं 1 से 2 साल में हमारे पास क्या हो रहा है, 1 साल से 2 साल में हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ रहा है। ठीक है, तो पर ईयर जो हमारे पास बढ़ रहा है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर बढ़ा, 46 से 48 हुआ और 12 साल पे अप्रॉक्सीमेटली 52 सेंटीमीटर बढ़ के हो जाते हैं। अब बात करते हैं WHO का ग्रोथ चार्ट, डेंटिशन और प्यूबर्टी के बारे में बात करते हैं। WHO ग्रोथ चार्ट जो होता है वो कलर है, कलर कोडिंग है। इसमें पिंक कलर जो होता है गर्ल्स के लिए होता है, ब्लू होता है बॉयज़ के लिए। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, परसेंटाइल होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो जैसे हाँ, नॉर्मल जो हाइट होता है वो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके -2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक होता है। नॉर्मल जो हाइट हमारे पास हो गई, जैसे हमने ये +2 से लेके -2 तक, ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इनके बीच में अगर है तो नॉर्मल हाइट। अगर हमारे पास +2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 97 परसेंटाइल से ज़्यादा, और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब उससे कम, मतलब हमारे पास क्या है 3rd परसेंटाइल से भी कम। तो हमारे पास अगर 3rd परसेंटाइल से कम है तो उसको हम शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं। अगर 97 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो हम उसको टाल स्टेचर बोलते हैं। अब बात करते हैं डेंटिशन। डेंटिशन हमारे पास 2 तरीके होते हैं बच्चों में, एक होती है प्राइमरी, एक होती है प्राइमरी होती है और परमानेंट होती है। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी तो होती है, बट बच्चों में क्या होती है कि प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी तो है ही। प्राइमरी जो है उसको टेम्परेरी है, मतलब कुछ समय के लिए आएगा फिर चला जाएगा। और सेकेंडरी जो होता है हमारे पास डेंटिशन परमानेंट हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो हमारे पास प्राइमरी में होती है वो हमारे पास होती है 20 ही होती है, जबकि सेकेंडरी में जाहिर सी बात है वो एडल्ट वाली है तो वो 32 होगी। तो पहला टूथ कौन सा इरप्ट होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है लोअर सेंट्रल इंसिजन LCI होती है, जो टेम्परेरी में होती है या फिर प्राइमरी वाली में। अगर हम बात करें सेकेंडरी का तो पहला मोलर होता है। ठीक है, तो हमारे पास इंसीजर LCI जो होता है, LCI ये हमारे पास LCI जो होता है वो टेम्परेरी या फिर प्राइमरी में होता है। अब मोलर जो होता है पहला वाला वो हमारे पास क्या होता है परमानेंट वाले में। टाइम ऑफ इरप्शन जो होता है वो 6 महीने होता है ये प्राइमरी में, और 6 साल होता है सेकेंडरी में। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स डेंटिशन। मिक्स डेंटिशन जब होता है प्राइमरी और परमानेंट दोनों को दोनों टीथ है, ये कब होता है 6 साल से लेकर 12 साल तक। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हमारे पास क्या होता है कि दोनों के दोनों डेंटिशन होते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है सुपर न्यूमेरी टीथ क्या होता है। ये एडिशनल टीथ होता है, मोस्ट कॉमन इन बिटवीन, मतलब एडिशनल टीथ आ गई। ये कहाँ होता है बिटवीन 2 सेंट्रल इंसिजन। ठीक है, 2 सेंट्रल इंसिजन है, जैसे हमने पढ़ा इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर म्यूलर थे, 2 सेंट्रल इंसिजन के बीच में एक ऐसा दांत आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं सुपर न्यूमरी। ठीक है, नाम ही बता रहा है उसका। अब बात करते हैं डीले डेंटिशन। तो हमारे पास क्या होता है डीले डेंटिशन, ये होता है अपीयरेंस, मतलब अब दांत दिखा ही नहीं बाई 13 मंथ। जैसे हमारे पास 6 महीने तक पहला डेंटिशन आ जाती है लोअर सेंट्रल इंसिजन टेम्परेरी वाले में, बच्चों वाले में। लेकिन अगर उसका डबल कर दो 12 महीना उससे ज़्यादा में, मतलब 13 महीने तक नहीं आ पाया, तो क्या होगा डिले डेंटिशन। कॉज क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक, और वैसे न्यूट्रिशन का भी होता है। ठीक है, इडियोपैथिक हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया। जेनेटिक सिंड्रोम में हमारे पास जैसे हमारे पास क्या है डाउन हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। हार्मोनल में जैसे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी और थायराइड। ठीक है, ये सारी की वजह से भी होता है। अब बात करते हैं प्यूबर्टल चेंजेस। फीमेल में जो होता है प्यूबर्टी जो होता है 8 से लेकर 13 साल तक आता है, और वहीं मेल की बात करें 9 से लेकर 14 साल तक आता है। तो हमारे पास कैसे प्यूबर्टल में चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टल चेंजेस कैसे होते हैं वो यही है। बाकी हमारे पास जो होता है जो मिनार्क जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली फीमेल में 13 है, मान सकते हैं, मान कह सकते हैं 8 से 13 ही अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है ना। डिपेंड करता है कि हमारे पास फैट स्टोरेज कितना है बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से, क्योंकि फैट जो होता है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन एट द पेरीफेरी, और वो क्या है एज अ काम करता है कि अगर एस्ट्रोजन बढ़ा तो हमारे पास चेंजेस जल्दी लाएगा। तो सबसे पहले फीमेल में क्या होगा, ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होगा। फीमेल में देखो सबसे पहले ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होगा, जबकि अगर हम बात करें मेल की बात करें तो हमारे पास क्या है टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट होगा, फीमेल में ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होगा। उसके बाद फीमेल में उसके ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट होगा, उसके बाद प्यूबार्क हो गया, ब्रेस्ट के बाद सीधा प्यूबार्क हो गया, प्यूबिक हेयर का अपीयरेंस होगा। ठीक है, लेकिन मेल में क्या है कि टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट हो गया बट फंक्शन हो रहा है पेनाइल से, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि पेनाइल इन्लार्जमेंट होगा, उसके बाद इसमें प्यूबार्क हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम ही चीज़। ठीक है, सेम ही चीज़ कैसे बोलूँगा, जैसे उसके बाद हमारा प्यूबार्क हो गया फीमेल में, प्यूबार्क के बाद ग्रोथ स्पर्ट, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया मिनार्क हो गया, मतलब थेलार्क हो गया। सबसे पहले ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होगा, उसके बाद प्यूबार्क होगा, प्यूबिक हेयर अपीयरेंस होगा, उसके बाद ग्रोथ स्पर्ट होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा मेनार्क होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहला ऐसा पहली साइकिल आ जाएगी।
अब बात करते हैं मेल में, वही टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होगा, फिर पेनाइल इनलार्जमेंट होगा, फिर प्यूबार्क होगा, फिर ग्रोथ स्पट होगा, फिर उसके बाद एक्सिलरी एंड फेशियल हेयर भी आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे पास स्टेनर की एक स्टेजिंग है, टैनर्स की स्टेजिंग है, सेक्सुअल मैच्योरिटी SMR, सेक्सुअल मैच्योरिटी की रेटिंग है SMR टैनर स्टेजिंग। उसके हिसाब से जो स्टेज 1 है उसको हम प्रीप्यूबर्टल बोलते हैं। स्टेज 3 जो होता है ग्रोथ स्पर्ट होता है गर्ल्स में, स्टेज 4 जो होता है ग्रोथ स्पर्ट होता है मेल में, मतलब हाँ। उसके बाद जो हमारे पास स्टेज 5 होता है वो एडल्ट लाइक होते हैं। तो स्टेज 2 के बारे में कुछ ज़्यादा बोला नहीं है, पर ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर जो होता है हम किसको बोलते हैं, हाइट फॉर एज अगर लेस देन 3rd परसेंटाइल है या -2 स्टैंडर्ड डिवीजन, जो हमने पहले भी देख रखा है। तो कॉज क्या हो सकता है, नॉर्मल वेरिएंट हो सकता है, ठीक है, हमारे पास नॉर्मल भी हो सकता है, और हमारे पास क्या होता है एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो ठीक है, हम नॉर्मल पढ़ते हैं। नॉर्मल वेरिएंट जो होते हैं मोर कॉमन होता है देन पैथोलॉजिकल कॉज। जैसे हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द शॉर्ट स्टेचर एंड डिले प्यूबर्टी, और फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, मतलब किसी का फैमिली में ही है, और एक हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो अब बात करते हैं मिड पेरेंटल हाइट क्या होता है। मिड पेरेंटल हाइट होता है मतलब चाइल्ड का जेनेटिकली पोटेंशियल कितना है, इसको बोलते हैं मिड पेरेंटल हाइट। मतलब एक बच्चा कितना बढ़ेगा उसके माँ बाप के हाइट पे डिपेंड करता है। तो फादर साइड प्लस मदर साइड डिवाइडेड बाई 2 ± 6.5। अगर लड़का है तो +6.5, अगर लड़की है तो -6.5। तो ये हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है उनका। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले वर्सेस फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर में हम बात करें, जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएंट के टाइप हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है तो एडल्ट में हाइट तो बराबर हो जाएगी, प्यूबर्टी लेकिन थोड़ा स्लो आएगा, बोन का एज डिले रहेगा, पेरेंट की हाइट भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर फैमिलियल है तो एडल्ट की हाइट तो छोटा ही रहेगा, प्यूबर्टी और बोन एज जो होगा वो नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल उस एज के लिए रहेगा जिस एज के लिए रहता है, और पेरेंट की हाइट भी छोटी है। अब बात करते हैं हमारे पास अपर सेगमेंट वर्सेस लोअर सेगमेंट का रेशियो। बर्थ पे हमारे पास क्या होता है, अपर सेगमेंट अप्रॉक्सीमेटली लोअर सेगमेंट से बहुत बड़ा होता है। रेशियो जो होता है 1.7:1 होता है 3 साल पे। अब 3 है, 3 पे 1.3:1 हो गया। 10 साल पे, ये 10 साल पे है, लेकिन हमने देखा था आर्म स्पैन जो होता है 11 ईयर पे बराबर होता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। तो ये 10 साल पे 1:1 हो जाता है, 10 साल से ज़्यादा 0.9:1, मतलब हमारे पास लोअर सेगमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास ये तो हमने पढ़ लिया अपर सेगमेंट इज टू रेशियो ऑफ द लोअर सेगमेंट। अब बात करते हैं अप्रोच क्या है शॉर्ट स्टेचर पे, ठीक है। अप्रोच हमारे पास क्या होना चाहिए शॉर्ट स्टेचर का, US-LS रेशियो इज नॉर्मल फॉर एज, तो हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। अगर मान लो अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट नॉर्मल है उस एज के हिसाब से, मान लो हम 3 साल पे देख रहे हैं किसी बच्चे का, वो हाइट छोटी है, या फिर मान लो 7 साल पे ही देख रहे हैं, 10 साल पे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो मान लो 10 साल पे देख रहे हैं, तो उस समय पे हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, अपर सेगमेंट का रेशियो लोअर सेगमेंट का बराबर होता है। बट अगर वो दिक्कत मतलब डिफर हुआ तो वो एबनॉर्मल हम बोलेंगे, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं। तो हमारे पास पहले हम देखते हैं प्रपोर्शनेट जो हमारे पास शॉर्ट स्टेचर उसकी बात करते हैं। तो US मतलब अपर सेगमेंट वर्सेस मतलब रेशियो लोअर सेगमेंट जो है नॉर्मल है, तो हमारे पास जैसे नॉर्मल वेरिएंट हो गया, या फिर क्रोनिक माल न्यूट्रिशन हो गया, या फिर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का जो हमारे पास रेशियो है वो नॉर्मल है। अब बात करते हैं अपर सेगमेंट रेशियो लोअर सेगमेंट जो है, जिसमें हमारे पास क्या होता है अब नॉर्मल है, तो हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। या फिर इसमें हो सकता है कि अपर सेगमेंट छोटा है, या फिर हो सकता है हमारे पास क्या है लोअर सेगमेंट छोटा है। तो अपर सेगमेंट में हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रंक। इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, जो इम्पोर्टेंट जो याद करने वाली है वो है पॉट्स स्पाइन, ठीक है, टीबी हो गया स्पाइन में, या फिर MPS म्यूकोपॉलीसैक्रोडाइसिस, और हमारे पास हेमीवर्टिब्रा। 3 चीज़ें ऐसी हैं, इसको एकदम याद करो। और ये तो हमारे पास ये है कि हमेशा याद ही रहती है। देखो क्या क्या है, पॉट्स स्पाइन, टीबी अगर किसी को हुई है पॉट्स स्पाइन हो गया, MPS म्यूकोपॉलीसैक्रोडाइसिस, ठीक है। उसके बाद हेमीवर्टिब्रा वैसे भी बता रही है हेमीवर्टिब्रा, ठीक है, नाम से ही। और स्पॉन्डाइलो एपिफाइशियल डिस्प्लेजिया, ये 4 चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हमारे पास अगर लिम्ब ही शॉर्ट हो गई तो क्या होगा, एकेंड्रोप्लेसिया, रिकेट्स और कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, रिकेट्स और हमारे पास एकेंड्रोप्लेसिया। रिकेट्स तो हमारे पास डिफॉर्मिटी ऐसी है जिसमें स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है, तो आप क्या है कि शॉर्ट स्टेचर लगेता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं एनॉमली ऑफ द हेड एंड द ग्रोथ। माइक्रोसेफेली में हमारे पास कॉज क्या हो सकती है, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी या फिर हम उसको बोलते हैं जेनेटिक माइक्रोसेफेली। सेकेंडरी माइक्रोसेफेली जो हमारे पास क्या होता है कि इन्फेक्शन वगैरह की वजह से कुछ और कॉजेज हो सकती हैं। तो हमारे पास प्राइमरी माइक्रोसेफेली जैसे डेवलपमेंटल एनॉमलीज, जेनेटिक डिफेक्ट लाइक ट्राइसोमीज वगैरह है ना, उन सब की वजह से हो रहा है।
अब बात करते हैं हमारे पास सेकेंडरी माइक्रोसेफेली, हमारे पास प्री नेटल, पेरी नेटल, पोस्ट नेटल। प्री नेटल में हमारे पास क्या हुआ कि मैटरनल में हमारे पास टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, टेरेटोजेनिक कुछ ड्रग्स लिए हैं वो, ठीक है, ये हो गया। और पेरी नेटल में हमारे पास क्या हुआ, बर्थ एस्फेक्सिया, जिसकी वजह से हमारे पास माइक्रोसेफेली हो जाएगा। पोस्ट नेटल में इन्फेक्शन और ट्रॉमा हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी इन्फेक्शन, प्री नेटल भी पोस्ट नेटल भी, ठीक है, और ट्रॉमा तो किसी तरीके से दे ही रहे हो, ठीक है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है, मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इसमें हमारे पास देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्मॉल आई ओपनिंग होगा, स्मूथ फिल्ट्रम होगा और अपर लिप भी थिन ही होगी। फीटल हेड एंड टॉइन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें हमारे पास वीएसडी जो होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है, वो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज होता है। इसमें हमारे पास क्लेफ्ट लिप और पैलेट भी दिखेगा, माइक्रोसेफेली भी दिखेगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि कार्डियक डिफेक्ट आएगी, हाइपोप्लेजिया ऑफ द नेल एंड फैलेंजेस आएंगे जो कैरेक्टरिस्टिक है। तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, फीटल हेड एंड टॉइन सिंड्रोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेट सिंड्रोम, जो हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट और डिसऑर्डर है, XD, ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डिफेक्ट होता है MECP2, मतलब हमारे पास जो जीन है वो होता है MECP2 के। क्लिनिकल फीचर ये होगा, माइक्रोसेफेली होगा, डेवलपमेंटल रिग्रेशन होगा, स्टीरियोटाइप होगा, मतलब क्या होगा, हैंड रिंगिंग मूवमेंट होगा, और स्पीच डिफेक्ट अटेक्सिया होगा, ना ही बोल पाएगा ना ही बैलेंस कर पाएगा। स्पीच डिफेक्ट, अटेक्सिया, हैंड रिंगिंग मूवमेंट, डेवलपमेंटल रिग्रेशन, डेवलपमेंट जो हो चुका है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिम्टम्स जो होता है अपीयर आफ्टर 1 ईयर, बर्थ पे नॉर्मल रहेगा रेट सिंड्रोम में, बट 1 साल के बाद उसका रिग्रेशन होने लगेगा, जो हमारे पास क्या है, डेवलपमेंटल रिग्रेशन। माइक्रोसेफेली अगर हम बात करें, कॉज जो होता है हाइड्रोसेफेलस हो गया, मतलब हमारे पास क्या है, ICF, जो हमारे पास इंक्रीज इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स हो गया। MPS, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस हो गया, जो हमने देखा था कि जो अपर सेगमेंट है अगर वो छोटा रह गया है ना, जैसे हमने देख लिया था, ये अपर सेगमेंट अगर छोटा रह गया तो ये रहा, ठीक है, तो वो हमारे पास माइक्रोसेफेली भी करा रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लिकोडिस्ट्रोफिस, जैसे अलेक्जेंडर और कैनामैन डिजीज हो गया, जो मेगेलेनसेफेली कराती हैं, ठीक है। थैलेसीमिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये सारे बोनी कंपार्टमेंट को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस हमने पढ़ लिया, कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल CSF जो होता है एडल्ट के अगर हम बात करें तो हमारे पास 150 ml एडल्ट में होता है, और उसका 1/3 इन्फेंट में होता है। इडियोपैथोजेनेसिस ये है, एनॉमली अगर हुई कोई, जो CSF का पाथवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक्विडक्टल का स्टेनोसिस हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ, तो मतलब एक्विडक्ट क्या है, 3rd और 4th वेंट्रिकल के बीच में है, जैसे हमारे पास ये 3rd वेंट्रिकल है, 4th, इसके बीच में एक्विडक्ट हो गया। इसका अगर ये स्टेनोस्ट हो गया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो उसके कोई भी अगर कहीं भी स्टेनोसिस हो गया, उसके ऊपर वाले जो कंपार्टमेंट है जो जिस पाथवे से आ रहा है वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर ये है, माइक्रोसेफेली, मोर देन 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा, हेड सर्कमफ्रेंस, बल्जिंग होगा, जो हमारे पास क्या है, फंटनेल है, कॉन्जेस्टेड प्रोमिनेंट स्काल्प पेन हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, साइज अगर बढ़ेगी माइक्रोसेफेली में। सनसेट अपीयरेंस होगा, विजिबल अपल स्क्लेरा होगा, और हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ द आईबॉल होगा, क्रैक्ड स्पॉट रेजोनेंस होगा ड्यू टू प्रेशर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। पोस्ट नेटल MRI कराते हैं, बच्चा पैदा हो उसके बाद MRI कराते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, लेटरल वेंट्रिकल देखो इनलार्ज हो गया, इनलार्ज 3rd वेंट्रिकल हो गए, ठीक है। एक्विडक्टल स्टेनोसिस जैसे हमारे पास क्या है, लेटरल वेंट्रिकल है, 3rd वेंट्रिकल उसके बाद 4th वेंट्रिकल में आता है, तो एक्विडक्टल स्टेनोसिस के थ्रू आता है। तो अगर उसमें हो गया तो हमारे पास उसके इनलार्ज हो जाएंगे सारे इंट्रानेटल अगर अल्ट्रासाउंड करें या नॉर्मलिस डिटेक्ट कर सकते हैं 2nd ट्राइमेस्टर में। फीटल वेंट्रिकुलोमेगैली भी हम देख सकते हैं, फीटल वेंट्रिकुलोमेगैली भी देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्विडक्टल स्टेनोसिस का, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट। तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट लगाते हैं, जो क्या हमारे पास करेगा, CSF का शंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसा नाम है, वेंट्रिकल है, पेरिटोनियल शंट, जाहिर सी बात है उसका पेरिटोनियल मतलब किसी जैसे पैरेंटल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, सेंट्रल लाइन होती है पैरेंटल लाइन, तो क्या होता है ये पेरीफेरी होती है, एक तरीके का हम शंट लगा दे रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से ये भी है कि हमारे पास क्या है, पेरिटोनियल, हम पेरिटोनियम में एक शंट लगा दे रहे हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर से पेरिटोनियल शंट लगाते हैं। इंडोस्कोपिक 3rd वेंट्रिकुलोटॉमी, या फिर हमारे पास क्या है, 3rd वेंट्रिकुलोटॉमी
वेंट्रिकुलोस्टोमी करते रहे। डिसऑर्डर एट प्यूबर्टी अगर हम बात करें, डिसऑर्डर ऑफ प्यूबर्टी, एब नॉर्मल ऑनसेट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो हमारे पास क्या है, मेल जो होता है अगर डिले प्यूबर्टी हुआ 14 साल से ज़्यादा, और फीमेल में जो है हमारे पास 13 साल ज़्यादा। प्रिकॉसिस प्यूबर्टी किसको हम बोलते हैं, अगर हमारे पास 9 साल से पहले ही आ गया, 9.5 साल से पहले ही आ गई, और हमारे पास 8 साल से पहले आ गई फीमेल में। अब बात करते हैं डिले प्यूबर्टी, जो कॉजेज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, सेंट्रल कॉज, पेरिफेरल कॉज। सेंट्रल कॉज में हमारे पास क्या होता है, मान लो सीएनएस एबनॉर्मलिटी, पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस में, जैसे ट्यूमर हो गया, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी वगैरह में, तो उसकी हम बात करते हैं। सिंड्रोम जैसे काल्मन सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, एनोस्मिया होता है। अब बात करते हैं पेरिफेरल में, जैसे जेनेटिक, जैसे गोनाड में डिफेक्ट हो गया, टर्नर वगैरह का, क्लाइनफ्लेटर न्यूनन हो गया, जैसे क्लाइनफ्लेटर न्यूनन में क्रिप्टोग्रिज्म, और टर्नर में स्टिक ओवरी, ठीक है। अब बात करें प्रिकॉसिस प्यूरी, मतलब हमारे पास सेंट्रल कॉजेज में हमारे पास क्या हो रहा है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, जिसमें हमारे पास क्या है, गोनाडोट्रोपिन डिपेंडेंट, जैसे एफएसएल बढ़ रहा है। ट्यूमर इसमें भी है, जैसे हाइपोथैलेमिक हमाटोमा, मोस्ट कॉमन ओवरऑल एंड मोस्ट कॉमन इन बॉयज होता है, और ग्लायोमा, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, बस प्रिकॉसिस प्यूबर्टी। इडियोपैथिक होता है, मोस्ट कॉमन इन द गर्ल्स। अब बात करते हैं पेरिफेरल कॉजेज में, जैसे हमारे पास क्या है, गोनाडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट होती है। ये हमारे पास जैसे प्रिकॉसिस प्यूबर्टी में गोनाडोट्रोपिन डिपेंडेंट हो रही है सेंट्रल कॉज, और हमारे पास पेरिफेरल में इंडिपेंडेंट है, जैसे फंक्शनल टेस्टिकुलर ट्यूमर, जैसे सेमिनोमा, जर्मिनोमा, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या है, ऑटोनोमसली फंक्शनल ओवरियन सिस्ट हो गए, मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम हमारे पास होगा, प्रिकॉसिस प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन, ठीक है। पॉलीसिस्टिक पॉलीओस्टाइटिक फाइब्रोसिस डिस्प्लेजिया हो गया, कैफिलेट मैक्यूल्स हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, हमने पढ़ लिया ग्रोथ वाले चैप्टर। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है कि पीडियाट्रिक के डेवलपमेंटल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हम वो देखेंगे। ओके, एक जस्ट अ क्विक आई विल बी, हाँ। तो हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं जनरल पीडियाट्रिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास मेनली 4 डोमेन्स होते हैं। तो अगर हम 4 डोमेन्स की बात करें तो मोटर में 2 हैं। मोटर में हमारे पास कौन कौन सी है, 2 है। एक हो गया ग्रॉस मोटर हो गया, फाइन मोटर हो गया। लैंग्वेज और हमारे पास क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया, सोशल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ग्रॉस एंड फाइन मोटर की अगर हम बात करें तो देखो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो 3 साल का बच्चा होगा वो अपना नेक जो है होल्ड कर लेगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसे क्या आप उसको उठाए हो और नेक पे सपोर्ट नहीं है बट वो नेक होल्ड कर लेगा। 4 महीने का बच्चा जो है वो रोल ओवर कर लेगा, ठीक है। 6 महीने का 6 है, 6 में 3 वर्ड है, तो ये हमारे पास ये ट्राइपॉड पोजीशन, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गई, एक ये पॉइंट हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई, इस तरीके से। मतलब जैसे अगर मान लो ये सेंटर पॉइंट है तो इस तरीके से एक ये पॉइंट हो गई, एक ये पॉइंट हो गई, एक ये पॉइंट हो गई, ठीक है। 1 2 3, ये ट्राइपॉड पोजीशन हो गई। अब सीट विद सपोर्ट भी है, इसको हम ट्राइपॉड पोजीशन बोल रहे हैं। तो 8 महीने पे बस 2 महीने बाद, जस्ट 2 मंथ बाद जो होता है सीट करेगा विदाउट सपोर्ट, और अगर सीट कर रहा है विदाउट सपोर्ट तो ये घसीटने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग, ठीक है। अब उससे 2 महीने बाद, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, अरे क्या बोलते हैं इसको, सीट कर रहा था विदाउट सपोर्ट और क्रॉल कर रहा था। अभी क्या करेगा, 10 महीने पे स्टैंड करेगा विद सपोर्ट, स्टैंड विद सपोर्ट, और क्रॉल की जगह ये क्रीप करेगा, जैसे ये क्रीपिंग कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 2 महीने बाद, ठीक है, स्टैंड विदाउट सपोर्ट, ठीक है, और हमारे पास क्या है, वॉक भी कर रहा है विद सपोर्ट। 15 महीने में क्या कर रहा है बच्चा, वॉक कर रहा है विदाउट सपोर्ट। 18 महीना जो चीज़ ऐसी है जो बच्चा किसमें क्या कर रहे हैं, दौड़ने लग गए। 12 महीने पे कोई सीढ़ी अगर चल रहा है तो जैसे क्या हुआ कि अगर एक सीढ़ी पर चढ़ना है उसको, तो पहले एक कदम उस पर लाएगा, फिर दूसरा उसी सीढ़ी पे कदम लाएगा, फिर दोनों जब बराबर जाएंगे फिर एक कदम ऊपर ले जाएगा, फिर दूसरा कदम भी ऊपर ही ले जाएगा, ऐसे करके। 3 साल पे क्या होगा, 3 साल पे वो क्या करेगा कि एक कदम एक सीढ़ी पर रखेगा, ठीक है। जैसे एक सीढ़ी है, 2 सीढ़ी है, एक कदम रखा, 2 कदम रखा, ऐसे। और क्या करेगा, ट्राईसाइकिल, मतलब 3 ईयर्स में ट्राईसाइकिल राइड करने लगेगा। 4 साल में थोड़ा वो क्या, क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर, क्योंकि डाउन स्टेयर थोड़ा सा हार्ड होता है। और होपिंग क्या होता है, अगर बात करें तो होपिंग एक पैर पे कूदने लगेगा। ये मान लो बच्चे का ये पैर है, ये पैर है, तो 4 ऐसे बना दो, ये हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास, ये तो हमारे पास हो गया ग्रॉस मोटर। अब बात करते हैं फाइन मोटर माइलस्टोन की बात करते हैं। तो हमने देखा था वो 3 साल पे क्या होता है, नेक होल्ड कर रहा था। यहाँ 4 मंथ पे फाइन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, बाइडेक्स्ट्रस ग्रैप्स। जैसे बच्चों को अगर कोई चीज़ दो तो दोनों हाथ से उसको ग्रैप्स करना चाहेंगे। 6 महीने पे क्या होगा, जस्ट 2 महीने बाद वो क्या करेगा, यूनिडेक्स्ट्रस ग्रैप्स करेगा।
लेकिन जो यूनिस डेक्स्ट्रस ग्रैस्प करेगा तो वो अल्नर साइड से जो होता है इमैच्योर, जिसको हम पाल्मर ग्रैस्प बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ करेगा, ट्रांसफ़र कर सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जस्ट 2 महीने बाद यूनिडेक्स्ट्रस ग्रैस्प तो हो ही रहा है, लेकिन क्या है रेडियल मैच्योर पाल्मर ही है यहाँ पे, पर अभी उंगलियों से नहीं कर रहे हैं, वो पाम से ही कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, 8 महीने के जस्ट 1 महीने बाद पाम से जस्ट फिंगर पे जाने के लिए उसने क्या किया, 1 महीना इमैच्योर पिंसर ग्राफ। अगर उसको कुछ चीज़ दोगे तो वो अपने उंगलियों से तो पकड़ेगा, बट इस समय क्या हो रहा है, टिप से नहीं, मतलब फिंगर के टिप से नहीं, साइड से। जैसे हम एडल्ट क्या होता है, हम पेन वगैरह पकड़ते हैं तो उसको टिप से पकड़ते हैं, बट ये क्या कर रहा है, साइड ऑफ द फिंगर, ठीक है। उसका हमारे पास क्या होता है, 12 महीने, अब टाइम ले रहे हैं सॉरी, 12 महीने बाद, 9 से 12 महीने बाद मैच्योर पिंसर ग्रास्प होता है, मतलब होल्ड करते हैं विद द टिप ऑफ द फिंगर। अब ठीक है, अब 15 महीना आएगा, फिर 18 महीने का, अब वो टावर बनाना लगेगा। जैसे उसको 2 क्यूब दे दोगे तो 15 महीने पे टावर बना देगा, 18 महीने पे अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, जो 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद, तो हम कैसे याद करेंगे, जो टावर बनाएगा, जैसे 2 साल में कितने महीने होते हैं, 12 24 2 + 4 करोगे 6 टावर बना दे रहा है, ठीक है। 3 में भारतीय 36, 3 + 6 9 टावर बना दे रहा है, ठीक है, ठीक है। ये सब तो हो गया। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और होता है, लॉक्स STD, ठीक है, लॉक्स STD। तो हमारे पास 2 साल से लेके 2 3 4 4.5 5 और 6 साल तक हमारे पास ये कुछ ऐसे हैं जो मोमेंट होते हैं फाइन वाले। जैसे 2 साल में क्या है, लाइन ड्रॉ कर सकता है, 3 साल में सर्कल बना सकता है, 4 साल में क्रॉस कर सकता है, क्रॉस बना सकता है, 4.5 साल में स्क्वायर बना सकता है, ट्रायंगल थोड़ा हार्ड होता है तो वो क्या होता है 5 साल में, और डायमंड जो होता है वो 6 साल में, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे हमने देखा था ये हमारे पास देखो इमैच्योर पिंसर ग्राफ है, उसका तो हमारे पास मैच्योर पिंसर ग्राफ है। तो पाल्मर ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, प्रॉक्सिमल पाम डिस्टल फिंगर्स, ओके। अब बात करते हैं हमारे पास लैंग्वेज सोशल माइलस्टोन, और हमारे पास क्या है, नॉक्टर्नल इनर्सिस क्या होता है। लैंग्वेज में हमारे पास क्या होता है, लैंग्वेज माइलस्टोन में सबसे पहले कोई साउंड, कोई भी आवाज़, जैसे कोई भी निकालेगा, उसके बाद कोई भी वर्ड वो अपने मन में ही बड़बड़ाएगा, जैसे बाबा, लाला, मामा, दादा, उस तरीके। उसके बाद वो वर्ड्स बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 महीने पे क्या होता है, वो कूइंग की आवाज़ निकालता है, एक म्यूजिकल साउंड होता है, वो कुछ भी मतलब ऐसा करता रहता है। 6 महीने पे क्या है, ठीक है, मोनोसेलेबल वर्ड्स देते हैं, ठीक है, मोनोसेलेबल वर्ड्स। और हमारे पास क्या होता है, 9 महीने पे वो है बाइसेलेबल वर्ड्स बोलने लगते हैं, जैसे मामा, दादा, इस तरीके के। जैसे यहाँ पे माँ, दा, पा, इस तरीके से। तो बस क्या है, 6 महीने पे मोनोसेलेबल और 9 महीने पे बाइसेलेबल्स। 1 साल पे क्या होता है, 1 से 2 वर्ड्स बोलने लगते हैं। 18 महीने पे क्या कर रहा है वो, अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 वर्ड बोलने लग रहा है, ठीक है। अब 2 साल पे क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स बोल रहा है, ठीक है। 1 साल में 2 साल में देखो 100 वर्ड्स बोलने लग रहा है, 2 से 3 वर्डेड सेंटेंस भी बोलने लग रहा है। 3 साल में वो क्या कर सकते हैं, 3 साल में 3 चीज़ें उसको देते हैं, रिकॉग्नाइज एंड टेल, नेम, एज और जेंडर। 4 साल में क्या हो रहा है, स्टोरी और राइमिंग करने चालू करते रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 महीने में क्या हो रहा है, क्वीन की आवाज़ निकाल रहे हैं, म्यूजिकल जो साउंड है। 6 महीने पे मोनोसेलेबल वर्ड है, 9 महीने में बाइसेलेबल वर्ड, जैसे दादा, मामा, पापा, इस टाइप का। 1 साल में हमारे पास क्या हो रहा है, 1 से 2 वर्ड्स बोल रहे हैं। 18 पे अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 8 से 10 वर्ड्स। और हमारे पास क्या है, 2 साल में ये क्या करने लगेगा, 100 वर्ड्स के अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे हैं, और 2 से 3 वर्डेड सेंटेंस भी बोल दे रहे हैं। 3 साल में रिकॉग्नाइज करेगा किसी को और बताएगा, उसका ये नाम है, उसका ये अपना खुद बताएगा, नाम बताएगा, एज बताएगा, जेंडर बताएगा, ठीक है। और 4 साल में हमारे पास क्या होता है, टेल कर मतलब कहानियाँ बताने लगता है, फिर तो दुनिया के बेवकूफ़ बनाना चालू कर देते हैं। सोशल माइलस्टोन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, 2 महीने में सोशली स्माइल करेगा। 3 महीने में मदर्स का रिकॉर्ड्स, जब वो क्वीन की आवाज़ कर रही है, किसको निकाल रहा है, मदर को देख कर निकाल रहा है, तो ये हमारे पास क्या, क्वीन की आवाज़। 6 महीने पे उसको स्ट्रेंजर के एंजाइटी होने लगती है, ठीक है, और शीशे में देख के हंसेगा, ठीक है, खुद को शीशे में देख के हंसेगा। अब बात करते हैं हमारे पास 9 महीने में वेव बाय बाय, ठीक है। 9 में हमारे पास क्या है, बाय बाय, पी कब्बू वाली बात यहीं पे 3/3 जो होता है 9 होता है, वेव करेगा बाय बाय, और हमारे पास क्या है, पी कब्बू। 1 साल में क्या होता है, सिंपल बॉल गेम खेल लेगा,
3 साल पे पैरेलल प्ले, मतलब क्या होता है नॉन इंटरेक्टिव। अगर 2 लोग को एक रूम में रख दिया जाएगा 3 साल में वो अलग अलग खेलेंगे, लेकिन 4 साल में क्या होता है ग्रुप प्ले, इंटरेक्टिव प्ले होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेड फ्लैग साइन इन डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं वोकलाइजेशन की बात करें, ठीक है, 6 महीने तक नहीं हुआ, जैसे हमने क्या देखा, हमारे पास लैंग्वेज साउंड को हमने पहले देखा। वोकलाइजेशन मतलब उसमें क्या, क्वीन की आवाज़ जो है 3 महीने पे आ रही है, वो अगर नहीं रही तो। जैसे सिटिंग की बात करें, सिट विद सपोर्ट की हमने देखा था 6 महीने में, और हमारे पास सिट विदाउट सपोर्ट जो 8 महीने था, लेकिन अगर 10 महीने पे हमने 2 महीने का दे दिया वो, तो उसमें हुआ तो भी। जैसे स्टैंडिंग अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग कब था, जैसे हमारे पास क्या हुआ कि 10 महीने पे स्टैंड विद सपोर्ट था, 12 पे स्टैंड विदाउट सपोर्ट था, तो हम इसको हाँ, और 15 पे वो मतलब वॉक कर सकता था, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, और हमारे पास उस पर रनिंग करने लगा था 1 मिनट। 15 पे था वॉक विदाउट सपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर स्टैंडिंग हो रही है 17 महीने तक नहीं, तब तो वॉकिंग की बात करें 18 महीने, और सिंगल वर्ड जो होता है 18 महीने पे। जैसे सिंगल वर्ड्स में मोनोसिलेबल्स वाला बादा, सॉरी मोनोसिलेबल जो होता है 1 साल में, लेकिन अगर वो 18 महीने पे भी नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग साइन। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंटल क्वेश्चंस। डेवलपमेंटल क्वेश्चंस क्या होता है, तो हमारे पास डेवलपमेंटल क्वेश्चन इज इक्वल्स टू डेवलपमेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, डेवलपमेंटल एज मैक्सिमम डेवलपमेंट अटेम्प्ट्स अपन क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, एक्चुअल एज क्या हुआ था उसका। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास क्या डेवलपमेंटल डिले। अगर हमारे पास डेवलपमेंटल कोसेंट जो होता है लेस देन 70% है, लेस देन 70 है, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले क्या होता है, अगर DQ डेवलपमेंटल कोसेंट लेस देन 70 है इन मोर देन 2 डोमेन्स, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है सेरेब्रल पाल्सी जो होती है वो होते हैं क्रोनिक डेवलपमेंटल डिले और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। अब बात करते हैं नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, मतलब रात में बच्चा पेशाब कर देता है। इन्यूरेसिस इज द नाइट एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ बियॉन्ड, मतलब 5 साल से देखो क्या हुआ कि 1 मंथ में, 1 मंथ में एटलीस्ट मोर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स अ वीक, या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, बच्चा जो है, चाइल्ड जो है वो 5 साल से ज़्यादा है, और ये क्या कर रहा है, मोर देन इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम जो है 1 मंथ में कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है प्राइमरी है और सेकेंडरी है। इन्यूरेसिस जो होता है, जो प्राइमरी जो होता है बर्थ से होता है, सेकेंडरी जो होता है प्रीवियसली जो होता है ड्राई है, लेकिन अब से फिर से करने लगा है। कॉजेज जो होता है, अगर प्राइमरी है तो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, या फिर मैचुरेशन डिले ऑफ द ब्लडर। लेकिन सेकेंडरी में हमारे पास क्या होता है, जैसे उसको UTI हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, फिर स्ट्रेस की वजह से भी होता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट ये है इम्प्रूव होता है विथ एज, और स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन खुद ही हो जाएगा। मैनेजमेंट इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकेंडरी अगर हम बात करें, ट्रीट द कॉज, मतलब जो कॉज है वो, जैसे UTI वगैरह है, Q2M ट्रीट करो कॉज। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस। जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी जो होता है, अगर जैसे 6 साल से कम बच्चा है तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको कैफिनेटेड ड्रिंक अवॉइड कराएंगे। ठीक है, रेगुलेटेड फ्लूड इंटेक जो होता है 40-40-20%। जैसे क्या है, रेगुलेटेड जो फ्लूड उसका इंटेक है 40-40-20% वाली, जैसे मॉर्निंग में 40%, मतलब दोपहर में, नून में 40%, और 20% जो होता है इवनिंग आफ्टर 6 PM, सिर्फ 20% देते हैं। जैसे मान लो हम किसी को दे रहे हैं 4 लीटर, तो अगर मान लो हम मान लो 5 लीटर दे रहे हैं, तो 2 लीटर जो हम दे हैं सुबह दे दिए। 2 लीटर बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए, बट हम जैसे बता रहे हैं, मतलब 5 लीटर बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए, पर हम बता रहे हैं जैसे 2 लीटर फिर सुबह दे देंगे, 2 लीटर फिर दोपहर में, और 1 लीटर अप्रॉक्सीमेटली शाम को। टाइम डिवाइडिंग हैबिट, मतलब क्या होता है, टाइम डिवाइडिंग हैबिट मतलब क्या होता है, रात को सोने से पहले पेशाब करके तब सोए। फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट लाइन। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन थेरेपी प्लस अलार्म थेरेपी करते हैं। मतलब मोटिवेट करेंगे, नहीं पेशाब करोगे तो बिस्तर पे, तो तुम्हें हम रिवार्ड में उससे कुछ देंगे। ठीक है, और उसके बाद अलार्म लगा देंगे। मान लो वो 5 बजे या 3 बजे भोर में करता है, तो उसके पहले थोड़ा अलार्म लगा देंगे। ठीक है, अब बात लो, अगर वो उसका रिस्पॉन्स नहीं है फार्माकोलॉजिकली, हम क्या करते हैं, ओरल डेस्मोप्रेसिन देते हैं, जो कि प्रेफर्ड होता है, या फिर एंटीकोलिनर्जिक में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीब्यूटाइनिन देते हैं। ठीक है, डेस्मोप्रेसिन या फिर
ब्यूटाइनिन। अब बात करते हैं बस न्यूट्रिशनल। ब्रेस्ट मिल्क में न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है कैलोरी होता है 67 कैलोरी पर 100 ml। अगर 100 ml की मतलब मात्रा का दूध है तो 67 किलो कैलोरी उसमें वो होता है, एनर्जी होता है। कंपोनेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है बड़ा होता है, मतलब अगर हम कंपेयर करें काउज मिल्क से तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। प्रोटीन जो होता है लेस देन होता है 3 टाइम्स, लेकिन ये होता है इजिली डाइजेस्टेबल होता है। फैट जो होता है सेम होता है, जो कि रिच होता है प्रूफा में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे डिकोजा DHA, जो कि हेल्प करेगा ब्रेन के ग्रोथ में। अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो IgA रिच होता है, एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन होती है, विटामिन A, AAA, ठीक है, एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन, विटामिन A और IgA। मैच्योर मिल्क अगर हम बात करें तो मैच्योर मिल्क हमारे पास क्या होता है? जैसे कोलेस्ट्रॉल होगा। अब बात करें मैच्योर, इसमें प्लैब होता है। प्लैब में क्या होता है? पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, जो हो कि लो होगा तो क्या करेगा? प्रोटेक्टिव, ये लो अमाउंट में रहेगा, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया। प्लैब में हमारे पास क्या है? P से पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया होती है। उसके बाद क्या है? L से लैक्टोफेरिन जो होता है, और B से बाइफिडस फैक्टर होता है। लैक्टोफेरिन और बाइफिडस फैक्टर एंटी बैक्टीरियल अगेंस्ट इकोलाई, ठीक है। एक तो मलेरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। उसके बाद क्या होता है? PL से हमारे पास क्या होता है? लैक्टोफेरिन और बाइफिडस फैक्टर, दोनों के दोनों क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल अगेंस्ट इकोलाई। अब हमारे पास क्या होता है? और IgA जो हमने देखा था कोलेस्ट्रॉल वाला IgA। अब बात करते हैं डिफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारे पास विटामिन K, विटामिन D, विटामिन D दोनों। तो हम क्या कर रहे हैं? तो बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो 1 mg का विटामिन K दे देते हैं, IM इंट्रामस्कुलर एट थाई दे देते हैं। विटामिन D क्या है? ओरल देंगे 4 से इंटरनेशनल यूनिट पर डे 1 साल तक देंगे। स्टोरेज की अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पर हम कर रहे हैं तो 6 से 8 घंटे तक ही बस। रेफ्रिजरेटर में अगर हम कर रहे हैं तो 24 घंटे। अगर डीप फ्रीजर में कर रहे हैं तो -20 डिग्री सेल्सियस पर 3 महीने तक कर सकते हैं, ठीक है, मदर्स मिल्क। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर लो बर्थ वेट बेबी। तो हमारे पास क्या है? अगर मान लो 1.5 से लेके 2.5 किलो तक है तो लो बर्थ वेट है, ठीक है। अगर वेरी लो बर्थ वेट जो होता है 1.5 kg से कम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर मान लो नॉर्मली क्या होता है? 2.9 kg होता है, लेकिन अगर 2.5 से कम है तो लो बर्थ वेट, और वेरी लो जो होता है 1.5 से कम, एक्सट्रीमली जो होता है 1 kg से कम। तो हमारे पास जो सप्लीमेंट है तो हम क्या देंगे? तो 1.5 से 2.5 kg, उसमें क्या देंगे? विटामिन D दे रहे हैं और आयरन सप्लीमेंट। विटामिन D हम ओरल दे रहे थे, कितना? 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे टिल 1 ईयर, ठीक है, यही दे रहे थे। और आयरन देंगे 2 mg पर kg पर डे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 6 से 8 वीक टिल 6 से 8 वीक से स्टार्ट करेंगे, और मतलब 1.5 से 2 महीने से स्टार्ट करेंगे। और क्या करेंगे? मतलब पहले महीने नहीं दे रहे, पहले महीने नहीं दे रहे, 6 से 8 वीक से स्टार्ट करके 1 साल तक देंगे। अब बात करते हैं अगर वेरी लो बर्थ वेट है, 1.5 किलो से कम है, तो ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर HMF प्लस आयरन देंगे टिल कितना? 40 वीक तक, ठीक है, 40 वीक तक। विटामिन D प्लस देखो आयरन यहाँ पे भी दे रहे हैं और यहाँ पे प्लस आयरन देंगे आफ्टर 40 वीक से लेके 1 साल तक, ठीक है। अब बात करते हैं लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट। डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो होता है ml पर kg पर डे। तो अगर मान लो डेली, ये तो हमने देख लिया कि हमने पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या दे रहे हैं लो बर्थ वेट बेबी को, लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रिशन डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर ml पर kg पर डे कितना चाहिए, तो हमारे पास अगर हम बात करें 5 दिन का हमने शेड्यूल बना लिया, D1 D2 D3 D4। बच्चा अगर जैसे वेरी लो बर्थ वेट के आ रहा है, ठीक है, वेरी लो बर्थ में आ रहा है, तो D1 में हम क्या देंगे? 80 ml पर kg पर 95, 15 बढ़ा रहे हैं, फिर 15 बढ़ाया, ठीक है, फिर 10 बढ़ा दिया, फिर 10 बढ़ा दिया, ठीक है, 80 95 110 120 130, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यही क्या है 1.5 kg ज़्यादा है, तो 60 प्लस 15 75 प्लस 15 95 प्लस 15 150 प्लस 15 120, ठीक है, ऐसे। अब बात करते हैं नोट प्लस 15 ml पर kg इन सक्सेसिव डेज, ठीक है, यही है, मतलब ये तो कर लिया, उसका प्लस 15 इन सक्सेसिव डेज, ओके। अब बात करते हैं मोड ऑफ फीडिंग। अगर हमारे पास क्या होता है, बच्चा जो है 34 वीक तक है तो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास क्या होता है, अगर नहीं फीड कर रहा है, इफ़ नॉट टॉलरेटिंग, अगर 34 वीक पे नहीं फीड कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग, तो स्पून या फिर पल्लाड़ाई फीड करते हैं, ऐसे याद करते हैं सर। अगर 28 वीक से कम बच्चा है, मोड ऑफ फीडिंग अगर 28 वीक से कम है
ठीक है, जो बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या है TPN या फिर IV फ्लूइड देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और IV फ्लूइड दे रहे हैं। और 28 से 31 है तो OGT ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से या फिर नासोगैस्ट्रिक ट्यूब पे, अगर वो भी फिर नहीं हो रहा तो फिर नीचे चले आओ TPN या फिर IV फ्लूइड पे। 32 से 34 वीक में हम क्या है स्पून या फिर पलाडाई से करेंगे, ठीक है, स्पून से या फिर पलाडाई से। अगर नहीं हो रहा है तो OG ट्यूब दे देंगे या फिर हमारे पास क्या नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। 34 वीक हमारे पास क्या डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इन HIV मदर्स रिलेटिव और रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। मैनेजमेंट अगर हम बात करें अप टू 6 महीने तक क्या करेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महीने ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराएंगे, 1 साल ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग ग्रेजुअली स्टॉप ओवर 1 मंथ, मतलब 1 साल के आसपास खत्म कर देंगे। ARV एंटीरेट्रोवायरल प्रोफाइलैक्सिस की अगर हम बात करें वो क्या कर रहे हैं, एंटी रेट्रोवायरल वायरस की एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलैक्सिस जो है बेस्ड ऑन द रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। तो पर क्या अगर लो रिस्क है, ठीक है, मदर जिसमें लो रिस्क किसको बोल रहे हैं, मदर ART पे है तो निविरिपेन दे देंगे 6 वीक के लिए। लेकिन अगर हाई रिस्क है, मदर नॉट ऑन ART या फिर हाई वायरल लोड है तो निविरिपेन के साथ जेडोविडिन 12 वीक के लिए, ठीक है, 6 से 2 वीक बढ़ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन हमारे पास क्या है, क्वासिकोर है वर्सेस मरसमेसिस। क्वासिकोर मरसमेसिस में क्या है, बच्चा है बिल्कुल ऐसे याद कर लो, बिल्कुल मरा हुआ मतलब कैलोरी भी नहीं है और बच्चा 1 साल से कम भी है। क्वासिकोर्स क्या है, 1 साल से ज़्यादा बच्चे में मोस्ट कॉमनली जो डिफिशियंसी होती है प्रोटीन, मेनली एल्ब्यूमिन। तो क्या होगा इसमें एडिमा होगा तो वो ऐसा मास्क कर देगा, पता ही नहीं चलेगा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। अपीयरेंस जो होगा डल होगा, एपेटाइट भूखा नहीं रहेगा, प्रोग्रेसिव जो होगा प्रोग्नोसिस पुअर होगा। अदर फीचर क्या होगा, फ्लैकी पैंट अपीयरेंस में हमारे पास क्या हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन देखने को मिलेगा, फ्लैग शाइन अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट पिगमेंटेड हेयर है। जिसका हेयर होगा वो फ्लैग शाइन होगा, अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट, और हमारे पास क्या है फ्लैकी पेंट अपीयरेंस। मतलब क्या होगा, फ्लैकी पेंट मतलब हमारे पास हाइपर पिगमेंटेड स्किन। लेकिन हमारे पास मरसमेसिस में क्या होगा, कैलोरी ही डिफिशियंसी 1 साल के बच्चे के अंदर कम, वेस्टिंग ऑफ द मसल हमारे पास देखने को मिलेगा, एडिमा रहेगा ही नहीं, ठीक है। अपीयरेंस जो है अलर्ट, जबकि वो डल रहेगा। अब एपेटाइट जो है इसमें मरसमेसिस में प्रिजर्व्ड रहेगा, प्रोग्नोसिस गुड है। अब बात करते हैं WHO क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास ये है एक्यूट माल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। अगर 3 महीने से कम है तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन, 3 महीने से ज़्यादा का माल न्यूट्रिशन है तो क्रॉनिक। और तो हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, एक्यूट में हमारे पास व्यसन देखने को मिलती है, क्रॉनिक में शंटिंग, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्यूट क्या है, किसको बोलते हैं, वेट फॉर हाइट। अच्छा, वेट फॉर हाइट जो है एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो हमारे पास चार्ट ये होगा कि हमारे पास डिक्रीज होगा वेट फॉर हाइट, ठीक है। मॉडरेट माल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, -2 से -3, सीवियर बोलते हैं -3 से लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्रॉनिक में हमारे पास क्या होता है, स्टंटिंग जिसको बोलते हैं, हाइट फॉर एज, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, मॉडरेट क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है तो -2 से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर सीवियर क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है तो हमारे पास क्या -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम, ठीक है। एडिमा जो सिर्फ और सिर्फ सीवियर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, वेट फॉर हाइट जो है लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, बाइलेटरल फीडिंग एडिमा, ठीक है। और हमारे पास क्या है मीडियम सर्कमफ्रेंस होता है लेस देन 11.5। अगर कोई ये भी प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे इसको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। नोट ये है अदर कॉज ऑफ पीडियल एडिमा जो होता है हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर टू बी रूल आउट, ठीक है। मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट होगा गुड एपिटाइट, नो कॉम्प्लिकेशन, नो मिनिमल एडिमा, नो या फिर मिनिमल एडिमा। अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं या फिर मैनेज कर रहे हैं, अगर ये है तो होम मैनेजमेंट, अगर नहीं है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो हमारे पास क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का 10 स्टेप होता है, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इन्फेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या स्टेबलाइज कर सकते हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, डिहाइड्रेशन, तीनों एक ही साथ करेंगे पहले से 2 दिन में। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन तीनों फर्स्ट 2 डेज में मैनेज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह भी मैनेज करेंगे पहले ही उसमें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास विदाउट आयरन हम देंगे पहला वीक, उसके बाद विद आयरन देंगे बाद वाले। पॉजिटिव फीडिंग, कैचअप फीडिंग, सेंसरी स्टिमुलेशन और प्रिपेयर टू फॉलो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट, इन्फेक्शन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कॉशन फीडिंग,
पर्सन फीडिंग जो होता है पहले वीक में होगा, कैचअप फीडिंग उसके बाद में होगा, ठीक है। सेंसरी स्टिमुलेशन हमेशा करते रहेंगे, प्रिपेयर टू फॉलो अप आप करेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन वो होगा शील्डेड। शुगर में हमारे पास क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया अगर लेस देन 54 mg पर डे तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोथर्मिया जो है एक्सिलेट टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव इंट्रोबैक्टीरियसी मोस्ट कॉमन। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जैसे पोटेशियम मैग्नीशियम कम हो गया, सोडियम बढ़ गया, डिहाइड्रेशन और डिफिशिएंसी लाइक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लूइड इन द सैम ऑन द बेसिस ऑफ सॉक। सैम विद सॉक है तो आईवी फ्लूइड देंगे, ठीक है। जैसे आई फ्लूइड में रिंगर इलेक्ट्रेट प्लस 5% एक्सटोर्स। अगर विदाउट सॉक है तो रेस्मॉल सॉल्यूशन देंगे। रेस्मॉल जो होता है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर मालनरिश चाइल्ड। रेस्मॉल और हमारे पास होता है कि ORS रेडियस ऑस्मोलिटी ORS। उसमें देखते हैं क्या है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज और सोडियम जो होता है वो बराबर होता है किसमें, ORS में, ठीक है। मिली मोल पर लीटर की अगर बात करें तो हमारे पास क्या ऑस्मोलिटी क्या होता है, मिली ऑस्मोल पर लीटर जो होता है 245 इसका होता है और स्मॉल का 300 होता है। मैग्नीशियम कॉपर जिंक जो होता है स्मॉल में होता है जबकि उसमें नहीं होता, क्या बोलते हैं ORS में। पोटेशियम का जस्ट डबल होता है और स्मॉल में, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्ज अगर बात करें कोई एडिमा नहीं है। वेट फॉर हाइट कोई एडिमा नहीं है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक और मीडियम अपर आर्म सर्कमस्टेंस मोर देन इक्वल्स टू +12.5 सेंटीमीटर। रिकेट्स की अगर हम बात करें, विटामिन डी डिफिशिएंसी, डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द बोन होगा ड्यू टू हमारे पास डिफेक्टिव कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। साइड जो होगा मेटाफाइसिस होगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफाइसिस। क्लिनिकल फीचर ये होता है स्किन स्कल में क्या होगा, क्रेनियोटिप्स, पिंक बॉल अपीयरेंस ऑफ द स्कल होगा, वाइड ओपन फ्रंटनल होगा और फ्रंटल ब्लोसिंग होगा। चेस्ट की अगर हम बात करें रेशिटिक रोजरी होगा, स्ट्रिंग ऑन बीड्स या फिर राउंड अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन वाइडनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पास देखने को मिल रही है रेशिटिक रोजरी, ठीक है। हैरिसन सल्कस या फिर ग्रूव्स ड्यू टू वूल ऑफ द डायफ्राम जो हम बोलते हैं हैरिसन सल्कस, ठीक है। बोन की अगर हम बात करें तो वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट होगी, ठीक है। जेनु वायरस होगा, जेनु वेलगस नी नॉक भी देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन अगर एक्सरे कराएंगे तो हमारे पास स्प्लेइंग, फ्रेइंग और कपिंग होगा। स्प्लेइंग हमारे पास क्या है, स्प्लेइंग हमारे पास है कि लेटरल डेविएशन हो गया जो लॉन्ग बोन के एंड्स हैं। फ्रेइंग क्या हो, इरेगुलर एजेस, ये हमारे पास जो एयर एजेस है वो हो गए। और कपिंग हमारे पास देखने को मिल रही है कप शेप जैसे बन जा रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी रिकेट्स क्या होगा, रिकेट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू विटामिन डी थेरेपी, विटामिन डी के थेरेपी पे रिकेट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स हो गए, ठीक है। और हमारे पास उसमें कौन कौन से, विटामिन डी, फैमिलियर हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स और अदर्स में। तो कॉज क्या, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स क्या होता है, कॉज जो होता है विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म्स, इनहेरिटेंस जो होता है ऑटोसोमल और रिसेसिव है। फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स जो होता है फॉस्फेट वेस्टिंग होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। अदर्स में CKD RTA वगैरह। तो हमारे पास कैसे वर्कअप करेंगे, वर्कअप की अगर हम बात करें तो हमारे पास वर्कअप ये है कि हाँ, अगर हमारे पास सबसे पहले सीरम फॉस्फेट देखेंगे, अगर वो हाई है तो हमारे पास CKD बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ द ड्यू टू डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द किडनी, ठीक है। अगर हमारे पास फॉस्फेट जो होता है हाई है तो हम क्या बोल देंगे उसको, CKD वगैरह बोल देंगे, ठीक है। अगर लो है तो हम ABG कराएंगे। ABG में अगर हमारे पास एसिडोसिस है तो RTA, ठीक है। CKD RTA जो अदर्स में आ रहा है वो दोनों हो गए। अब बात करें हमारे पास एसिडोसिस भी नहीं है तो हम देखेंगे PDH पैराथायराइड हार्मोन, अगर वो हाई है तो विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स है। अगर हमारे पास लो है या फिर नॉर्मल है तो हमारे पास क्या है, फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हो गए। अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी अगर हम बात करें, स्कर्वी में विटामिन C होता है, इसमें उसका था ब्लीडिंग ड्यू टू कोलेजन का डिफेक्ट होता है। कोलेजन इंपॉर्टेंट चीज़, कोलेजन का डिफेक्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, गम का ब्लीड होगा, पेरीफोलिकुलर ब्लीड होगा, कॉर्निस की अपीयरेंस, और हमारे पास क्या सब पेरियोस्टल ब्लीड होगा जिसको हम बोलते हैं सब पेरियोस्टल को जैसे स्यूडो पैरालिसिस। और हमारे पास क्या होता है, एक्रोडर्मेटाइटिस इंडोरोपैथिका, जिंक जो होता है इसमें क्या होता है, डिफिशिएंसी हो रही है जिंक के, SLC39A4 जीन डिफेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, पेरी ओरिफेशियल रेजिन होगा, डायरिया। जीरोप्थैल्मिया क्या होगा, विटामिन A की डिफिशिएंसी, कॉर्नियल कंजक्टाइवल केरेटोमेलेसिया, थिनिंग ऑफ द कॉर्निया, बिटॉट्स स्पॉट, कैरेक्टरिस्टिक ग्रेइश वाइट, प्लेग ऑन द बल्बर कंजक्टाइवा। नोट ये है
कॉपर डिफिशियंसी मिमिक करता है स्कर्वी बिकॉज ऑफ द कोलेजन डिफेक्ट। विटामिन ए की अगर हम बात करें, इंडिकेशन ये होता है मालन्यूट्रिशन। डोजेस होता है अगर 6 महीने से कम बच्चा है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। अगर 6 महीने से लेके 12 महीने तक है या फिर 8 किलो से कम है तो 1 लाख, और 1 साल से ज़्यादा है तो 2 लाख। शेड्यूल जो होता है वो होता है डे 0, 1, 14। नोट ये है, एज अगर मतलब हमारे पास क्या है, एज ऑफ 1 ईयर प्लस लेस देन 8 kg तो 1 लाख ही देते हैं। ठीक है, ये 2 चैप्टर पढ़ लिया, बाकी का हम स्टार्ट करेंगे